हेलो बच्चों, मैं विद्या कोचिंग क्लासेस से रेखा पटेल आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कार्बन और उसके यौगिक। तो पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूत्र वाले इलेक्ट्रॉन की बिंदु आरेख बनाना है, यानी संरचना बनाना है आपको। तो आप बच्चों देखो, यहाँ पे ये जो संरचना बने हुए हैं, कार्बन मध्य में है और उसके दोनों तरफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास जो है वो बाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं और कार्बन में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, दोनों तरफ ऑक्सीजन है और बीच में कार्बन है। तो ये दोनों तरफ जो कार्बन है ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है और 4 दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और द्वि बंध बनाता है। यानी कार्बन के दोनों तरफ देखिए डबल डबल बॉन्ड है। तो हमेशा याद रखना, जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनों की संरचना का आरेख कार्बन डाइऑक्साइड की बनाना है। अगला प्रश्न है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बनी, यानी जब सल्फर के जो 8 परमाणु वो आपस में जुड़ जुड़कर किस तरह से आरेख बनाते हैं, तो उस आरेख को आपको व्यक्त करना है। तो आप देखिए, सल्फर में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक में रहते हैं, तो वो 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करे हुए हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सिंगल बॉन्डों के द्वारा, सिंगल बंध के द्वारा वो आपस में जुड़कर एक षटकोणीय दिख रहा है, बट वो अष्टफल की संरचना का एक अंगूठी के रूप में संरचना का निर्माण करते हैं। तो आपको इस तरह से ही संकेत और चित्र के द्वारा बतलाना है। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कार्बन में ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण वह आपस में जुड़कर बहुत सारी संख्या में यौगिक बनाता है। तो आपका आंसर होगा, कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह अपने ही परमाणु के साथ एकल, द्वि एवं त्रि सहसंयोजक आबंध के साथ जुड़ जाता है। और कार्बन ही एक ऐसा परमाणु है जो अन्य यौगिक के साथ आबंध बना लेता है और लंबी श्रृंखला बनाता है, इसलिए इसे कार्बन यौगिक की संख्या बहुत अधिक संख्या में होती है। अगला प्रश्न है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बताना है। तो आपको साइक्लोपेंटेन का सूत्र बच्चों देखो, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइक्लोपेंटेन की बात कर रहा है। साइक्लो का मतलब है जिसमें कार्बन कितने हों, 5 हों, और कार्बन जब 5 होते हैं तो उसके साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन की संख्या आपके पास C5H12 होगी। तो आप देखिए, जब साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है तो साइक्लोपेंटेन जब रेगुलर सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है तो वो नॉर्मल पेंटेन कहलाता है। जब कार्बन जो है एक दूसरे अन्य यौगिक से निचली ओर की जुड़ जाता है तो वो कहलाता है आइसोपेंटेन। अब जब और भी कार्बन इस तरह से 3-3 ऊपरी और निचली बीच में आपस में जुड़ जाता है तो वो कहलाता है नियोपेंटेन। तो इस तरह से ये साइक्लोपेंटेन की संरचना 3 रूपों में होगी। आपको नाम आना चाहिए कि वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो आपको याद रखना है, नॉर्मल पेंटेन जिसे एन पेंटेन कहते हैं, फिर आइसोपेंटेन और आगे आ जाता है नियोपेंटेन। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिक की संरचनाओं को चित्र सहित बताना है। सबसे पहले एथेनोइक अम्ल, उसके बाद ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल। तो आप देखिए, ये संरचनाएं हैं आपकी, इन संरचनाओं को आपको देखना है। तो पहला देखिए, आप कार्बन से 3 हाइड्रोजन लेफ्ट में जुड़े हुए हैं और राइट में कार्बन और COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है एथेनोइक अम्ल। दूसरा है आपका, देखिए कार्बन की संख्या 5 है और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इस तरह से पाँच कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन ऊपर, 5 हाइड्रोजन नीचे और 1 हाइड्रोजन लेफ्ट में और 1 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसी के बाद आपका आ जाता है फॉर्मेकम। आप देखिए, यहाँ पे 4 कार्बन है, ऊपर 3 हाइड्रोजन और नीचे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और राइट और लेफ्ट में 1-1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी तरह अन्य यौगिक जो है उसकी भी संरचना है।
अब अगला प्रश्न है आपके पास कि ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समन्वय यानी ब्रोमोपेंटेन किस किस रूप में मिल जाता है। तो आप देखिए, जब फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हो तो फर्स्ट ब्रोमोपेंटेन, जब सेकंड पोजीशन पे कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हो तो वो टू ब्रोमोपेंटेन कहलाता है। जब थर्ड में जुड़ा होता है तो उसे थ्री ब्रोमोपेंटेन कहते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन होगा, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो क्या होता है, एथेनोइक ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है। तो आपको याद रखना है, एथेनोइक ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एथेनोइक अम्ल बनता है। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हुई तथा ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऑक्सीजन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अगला है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो हमेशा याद रखना, वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है और वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इस मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि वेल्डिंग के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं। तो आप नोट करके रखिएगा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, इस गैस का उपयोग किया जाता है। अब प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं, यानी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा कि एल्कोहल क्या है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कैसे अंतर होता है। तो क्या होता है, इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम का बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो दोनों में डिफरेंस पता चलता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कोहल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता, यानी जैसे ही हम अल्कोहल में सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो वो कोई क्रिया नहीं करेगा और ना ही गैस उत्पन्न होती है। परंतु एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।